हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी का हम बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। देखिए, एनालिसिस करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर देखने होते हैं और ये जो डेटा हम यहाँ पर देखते हैं ये कौन सी वेबसाइट्स पे हमें अवेलेबल मिलेगा, ये वेबसाइट्स भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर होने वाला है। अगर इस वीडियो के पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान से यहाँ पर समझ लिया है तो आप खुद से किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ, इस कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर अभी आप अपने दोस्तों से पूछते हो या किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं तो आप उनके ऊपर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप खुद से देख सकते हो कि अगर मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो ये मेरे को अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, काफ़ी शानदार होने वाला है, तो इसको लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। गाइस, आज का ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 3 है, टू लर्न दी स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक कंप्लीट सीरीज यहाँ पे चालू कर रखी है जिसमें अगर आप स्टॉक मार्केट बेसिक से अगर एडवांस सीखना चाहते हो तो इसका पार्ट बन सकते हो। इस सीरीज की ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने बना दी है और ये जो वीडियोस है आपको चैनल पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाह रहे हो अच्छे से तो इस सीरीज का आप जरूर यहाँ पे पार्ट बनिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, हम किसी भी कंपनी का अगर फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि हमारे पास में जस्ट कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर हम कॉमन सेंस के साथ में अगर इन चीजों को देखेंगे, इन पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो आप काफी आसानी से जज कर सकते हो कि हाँ, ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक हमारा राइट डिसीजन होगा या फिर नहीं होगा। बहुत आसान है एनालिसिस करना। सबसे पहले मैं सभी पॉइंट्स 1 बाय 1 आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ और थोड़ा सा डिटेल उनके बारे में बता देता हूँ। फिर हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में और प्रैक्टिकली हम उनको यहाँ पर समझेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें और बेटर क्लियर हो जाए। तो देखिए, अगर किसी भी कंपनी का हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो उसके लिए मेन 5 पॉइंट्स है, जिनमें सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कंपनी के पास में रिजर्व कितना है। रिजर्व को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजर्व का बेसिक मतलब यह होता है कि कंपनी के पास में अभी करंट टाइम में खुद की पॉकेट में कितने पैसे हैं। देखिए, ये हमें इसलिए देखना जरूरी है, मान लीजिए कभी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आती है, जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कंपनी का बिजनेस जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल पाता है, कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी को जो प्रॉफिट है वो नहीं बन पाता है। तो ऐसी वाली सिचुएशन में अगर कंपनी की जेब में अगर पैसा है तो वो उस पैसे से अपने बिजनेस को कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रन कर सकते हैं, उसको सस्टेन वहां पर कर सकते हैं। इसके बाद में हम नंबर 2 पॉइंट जो यहाँ पर चेक करेंगे वो देखेंगे कंपनी के पास में बोरोइंग्स कितनी है, कंपनी के पास में लोन कितना है, यानी कर्जा कितना हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, वैसे कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन अगर कर्जा आप खुद की कैपेसिटी से अगर ज्यादा ले रहे हो तो वो वहां पर एक गलत पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। देखिए, मैक्सिमम जो बिजनेस होते हैं वो लोन के ऊपर चलते हैं। हमारे पॉकेट के अंदर 20 लाख रुपए है, ले सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बट उसके बावजूद हम 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं। लोन क्यों लेते हैं? एक्चुअली बिजनेस के अंदर हमें कई सारे टैक्स बेनिफिट्स वहां पे देखने को मिल जाते हैं। अगर लोन हमें विद इन कैपेसिटी अगर देखने को मिल रहा है तो वो एक अच्छा ऑप्शन हम बोल सकते हैं, वो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। बट अगर वो कैपेसिटी के बाहर है देन वो हमारे लिए एक रेड सिग्नल यहाँ पर होने वाला है। नाउ नेक्स्ट जो 3rd पॉइंट है हम फंडामेंटल एनालिसिस में चेक करेंगे एंड दैट इज कंपनी की सेल्स। कंपनी सेल्स कितनी जनरेट कर रही है, हर एक साल कितनी सेल्स हो रही है, टाइम के साथ में ये सेल्स इंक्रीज हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इवन इसको हम हर 3 महीने के बेसिस पे यानी क्वार्टरली बेसिस पर भी हम ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी की सेल्स टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कंपनी सेल्स टाइम के साथ में अच्छा खासा इंक्रीज अगर कर रही है तो इट मीन्स कंपनी अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर रही है। नाउ पॉइंट नंबर 4 हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। देखिए, कंपनी सेल्स भी बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन अगर कंपनी के एक्सपेंसेज अगर कंट्रोल में नहीं है तो कहीं ना कहीं वहां पर कंपनी को प्रॉफिट बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें नेट प्रॉफिट भी यहां पर देखना है कि कंपनी अपना कुल नेट प्रॉफिट कितना बना रही है, टाइम के साथ में ये जो नेट प्रॉफिट है ये इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। लास्ट एंड फाइनल
ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर सबसे हम खास तौर से देखेंगे प्रोमोटर्स का होल्डिंग परसेंटेज कितना है। देखिए, प्रोमोटर्स आखिरकार वो होते हैं जो खुद कंपनी चला रहे होते हैं, और हमें इस पॉइंट को देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए जो लोग कंपनी के ओनर है, जो खुद कंपनी यहां पर चला रहे हैं, अगर उनकी हिस्सेदारी अगर कंपनी के अंदर कम है तो कहीं ना कहीं वो हमें रेड सिग्नल देखने को मिलेगा। अगर ये हिस्सेदारी टाइम के साथ में अगर कम भी हो रही है तो वहां पर भी रेड सिग्नल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये टोटल हम 5 पॉइंट यहां पर देखेंगे। अभी मैं प्रैक्टिकली सारे आपको ले जाके दिखाऊंगा, बहुत आसानी से खुद से आप जज कर पाओगे कि ऐसे कंपनी अच्छी है या फिर नहीं है। तो चलिए अभी स्क्रीन पर आते हैं और हम यहां पर चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सारा डेटा आप कहां पर एनालिसिस करोगे, इसके लिए एक बहुत ही शानदार इजी वेबसाइट है जिसका नाम है स्क्रीनर। ठीक है, आप जैसे वेबसाइट पे डालोगे इस तरीके से नाम डालोगे, स्क्रीनर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहला ये जो लिंक है इसी को आप यहां पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लॉगिन करना चाहते हो बेसिक ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो। यहां पर मैं कंपनी का नाम डाल रहा हूं। अभी मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को यहां पर चेक करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर डालता हूं, जैसे कोई भी एक मैं एग्जांपल लेता हूं, मारुति सुजुकी। ठीक है, मारुति सुजुकी हमने काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर इनकी देखी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ बैलेंस शीट पर। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस है, बट हम डायरेक्टली यहाँ पर बैलेंस शीट पे जाएंगे। बैलेंस शीट में आप यहाँ पर देख सकते हो रिजर्व। रिजर्व ये इंडिकेट करता है कि अभी कंपनी के पास में पॉकेट में कितने रुपए हैं। देखिए, डेटा जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है मार्च 2013 से लेके मार्च 2024, यानी लास्ट 10 से 11 साल का जो डेटा है हम यहां पर देख सकते हैं। देखिए, 2013 में कंपनी के पास में जो रिजर्व था, जो पॉकेट में पैसे थे, वो लगभग 18,800 करोड़ हमें यहां पे देखने को मिला है। ये जो टोटल अमाउंट है ये करोड़ में है। ठीक है, नाउ 2014 में आप देखोगे 21,000, फिर 24,000, फिर 30,000, 36, 42, 46, 49, 52, 55, 74 और नाउ अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो ये 85,000 करोड़ इनके पास में पॉकेट में पैसे हैं। तो आप अगर देखोगे हर एक साल कंपनी के पास में जो रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है, यानी ये हमें एक अच्छा पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है। नाउ हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है बोरोइंग्स, यानी कंपनी का लोन, यानी कंपनी का कर्जा कितना है। देखिए, 2013 में कंपनी के पास में लगभग 1500 करोड़ का कर्जा था, जो कि कंपनी के पास में पॉकेट में कितने पैसे थे, लगभग 18,000 करोड़, और उसके कंपेयर में आप कर्जा देखोगे 1500 करोड़। तो ये काफी कम हमें देखने को मिल रहा है, यानी काफी कम जो कैपेसिटी है उसके अंदर ही हमें कर्जा यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर ये 2000 करोड़ हुआ है, 600 करोड़ हुआ है, 231 हुआ है। आप देखिए यहाँ पर टाइम के साथ में कितना अच्छा इन्होंने अपने कर्जे को कम किया। 400 है, यहाँ पर 100 ही रह गया था, 160 है, 184, और अभी अगर आप देखोगे तो 119 करोड़ का हमें कर्जा देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी की जेब में लगभग 85,000 करोड़ रुपीस हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रिजर्व भी अच्छा है, कंपनी का जो कर्जा है वो भी बहुत कम हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों हमें एक अच्छे पॉइंट्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3 हम यहां पर चेक करेंगे कंपनी की सेल्स। अभी 2013 में आप यहां पर देख सकते हैं, और यहां पे 2013 के अंदर जो कंपनी की सेल्स थी वो लगभग 44,000 करोड़ की हमें देखने को मिल रही थी, लगभग 44,000 की थी। फिर ये 44,500 कुछ हुआ है, फिर 50,000 हुआ है, 57, 68, 79, 86, 75 यहां पर कम हो गया था, क्योंकि 2022 में क्या था, लॉकडाउन हमें देखने को मिला था। ठीक है, फिर आप देखेंगे 2021 में 70 है, लेकिन 2022 में इन्होंने वापस से कमबैक यहां पर कर लिया है, और मार्च 2023 में देखो इन्होंने 1 लाख का जो डेटा है वो क्रॉस कर दिया है। फिर 1,41,000 हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छी सेल्स इन्होंने यहां पर करी है। तो सेल्स ओवरऑल हम बोलेंगे कि यस, टाइम के साथ में काफी अच्छी इंक्रीज यहां पर हो रही है। बट पॉइंट नंबर 4 हमें यहां पर चेक करना जरूरी है, जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट। आप ये देखिए टाइम के साथ में कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। 2013 में कंपनी का प्रॉफिट था मात्र 2,400 करोड़, 2,800 इंक्रीज हुआ है, 3,800 हुआ है, 5,400 हुआ है, 7,500, 7,800, 7,600, 5,600। ये कोविड का टाइम था तो इस टाइम पर ये कम हो गया था, 4,389। ठीक है, 3,880, 2022 में भी ये स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ा ओवरकम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने देखो कितना अच्छा कमबैक किया, 8,264 इन्होंने अपनी टोटल प्रॉफिट यहाँ पर बनाया, और उसके बाद में अभी देखो कि लगभग 13,000 करोड़ का शानदार इनके पास में एक प्रॉफिट अभी बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी ये चारों जो पॉइंट हमने यहाँ पर चेक किए ये काफी सही हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। नाउ अब हम यहां पर चेक करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में खास तौर से हम देखेंगे कंपनी के प्रोमोटर्स, यानी जो कंपनी को चलाते हैं उनकी जो हिस्सेदारी है वो कंपनी के अंदर कितनी देखने को मिल रही है। अगर आप 2021 से देखोगे तो पहले 56% थी, लेकिन टाइम के साथ में ये थोड़ा बहुत इन्होंने इंक्रीमेंट किया है और अभी ये 58% हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं ईयरली में भी कन्वर्ट करता हूँ तो ये पहले 56% था और अभी ये 58% यहाँ पर हो चुका है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं प्रमोटर्स का एक अच्छा खासा परसेंटेज देखने को मिल रहा है। FII ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडिया के बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर उन्होंने यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये भी एक ग्रीन सिग्नल माना जाता है, क्योंकि जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक अच्छी तरीके से रिसर्च करते हैं, पूरा अच्छा रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 19% जो है एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स, अपने जो इंडिया के इंस्टीट्यूट्स है जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, इस तरीके के जो है उनका भी परसेंटेज लगभग हमें 19% देखने को मिल रहा है। ओनली 3% जो शेयर्स है वो पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स यानी मेरे जैसे आप जैसे लोगों के पास में हमें 3% शेयर्स ही देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे जिसमें प्रमोटर्स हमारे लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट है, तो उनका भी एक अच्छा खासा हमें परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अभी हमें काफी शानदार देखने को मिल रही है और इस कंपनी के अंदर हम यहां पर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। ये वैसे मेरी डायरेक्ट आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ मैं एजुकेशन पर्पज के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली जाके चीजों को आप यहां पर फॉलो कर लें। चलो अब हमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इस एग्जाम्पल में आप लोग मेरे को बताइएगा कि यह सही डिसीजन है या नहीं है, और इसमें आप मेरे को बताइएगा कि हाँ अगर हम इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या ये हमारा सही डिसीजन होने वाला है या नहीं होने वाला। यहां पर मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, ठीक है। इसमें भी अगेन सेम तरीके से हम बैलेंस शीट के ऊपर जाएंगे, कंपनी का रिजर्व यहां पर देखेंगे। कंपनी का रिजर्व कितना है 2013 में लगभग 2600 करोड़ है। आप देखो किस तरीके से टाइम के साथ में इंक्रीज हुआ है, 3800, 6300, 6500, यहाँ पे 7600 है, यहाँ पे 8000 है, और 8000 के बाद में 2021 में आप देखिए कितना भयंकर जंप हमें देखने को मिला है। अराउंड 5 से 6 गुना हमें कंपनी के रिजर्व के अंदर जंप यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। साथ ही साथ में 48, 50 और अभी 50,983 करोड़ का हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है। कहाँ पर ये 2200 था और कहाँ पे अभी 50,000 देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार हमें ये रिजर्व यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मैं सेकंड यहाँ पे पॉइंट की बात करता हूँ, जो है हमारा बोरोइंग यानी कर्जा। कंपनी के पास में लोन कितना है, तो 2013 में आप देखोगे 25 करोड़ का कर्जा था, जो कि कंपनी की कैपेसिटी के अंदर ही हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिजर्व 2600 करोड़ का है, बोरोइंग जो लोन ले रखा है वो 25 करोड़ है, तो अंदर कैपेसिटी में है, ठीक है। 2018 में इन्होंने जीरो कर दिया था, 1043 है, 1219 है, लेकिन और अभी 1489 है। लेकिन अभी 1489 करोड़ अगर इन्होंने कर्जा ले रखा है तो ये भी इनकी कैपेसिटी के अंदर ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नाउ अब हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज कंपनी की सेल्स। कंपनी की सेल्स कैसे इंप्रूव हो रही है। 2013 में देखोगे 27,000 है, देन उसके बाद में 29,000 है, 31,000 है, 32 है, 33 है, 35 और 39 है, और अगेन 39, 47, 52, 60 और 61,000 अभी हमें कंपनी की टोटल सेल्स देखने को मिल रही है। यानी ओवरऑल आप देख सकते हो कि टाइम के साथ में कंपनी की सेल्स जो है वो इंक्रीज यहां पर हुई है। अब हम यहां पर चलो सेल्स तो इंक्रीज हुई है, लेकिन कंपनी का जो मेन प्रॉफिट है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं वो यहां पर इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। 2013 में लगभग 3800 करोड़ का प्रॉफिट था, 3900 करोड़ हुआ है, 4000, 4100, 4400, 5200, 6060, 6700, 8,000, 8,800, 10,000 और 10,200। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टाइम के साथ में जिस तरीके से कंपनी ने अपनी सेल्स को इंक्रीज किया है, ठीक उसी तरीके से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो अभी तक जो हमने चारों पॉइंट यहां पर देखे हैं वो काफी बेस्ट हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए देखने को मिल रहा है। नाउ फाइनल जो है हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। इसके अंदर हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे प्रोमोटर्स कितने थे जो कंपनी को चलाते हैं, जिनके पास में मेजोरिटी यहाँ पे शेयर्स है, उनका परसेंटेज है 62%, अराउंड 62% हम बोल सकते हैं। और अभी की मैं बात करता हूँ 2024 में, तो अभी भी हमें ये सेम ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा पहले देखेंगे 2017 में तो ये 67 था, थोड़ा बहुत इन्होंने डिक्रीज किया है, ठीक है। डिक्रीज कहां से हुआ देखो, आप अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स देखेंगे 13% था, लेकिन इनका हिस्सेदारी जो है वो कम होते हुए देखने को मिली है। डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये पहले 5% थे, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर हिस्सेदारी ले ली है, जो कि अभी लगभग 14% हो चुकी है। तो अभी ये 67 से
61 हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम कंपनी खराब हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें प्लस पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही साथ में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी के भी अगर हम पाँचों पॉइंट्स की बात करें तो ये हमें काफ़ी ग्रीन सिग्नल यहाँ पर दे रहे हैं कि अगर मैं एचयूएल कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे को एक स्टेबल रिटर्न मिल सकता है। मेरा जो पैसा मैं यहाँ पर लगाऊंगा वो बिल्कुल भी यहाँ पर लॉस में नहीं जाने वाला है। अगर मैं उसको पेशेंस के साथ में एक अच्छे टाइम तक अगर मैं होल्ड करता हूँ तो मेरे को काफ़ी एक बेटर रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों ये जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं जिनके बेसिस पर आप किसी भी कंपनी को यहाँ पर जज कर सकते हो कि यस ये कंपनी सही है या नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और ये फ्यूचर में हमें रिटर्न बना के दे सकती है या नहीं दे सकती है। आई थिंक इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप जज कर सकते हो। हालांकि देखिए ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये काफ़ी बेसिक्स है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपने इतना सब कर लिया तो आप 50 से 60% स्टॉक्स को एनालिसिस करना आप सीख जाओगे। बाकी इसके अलावा भी थोड़े और भी एडवांस पॉइंट आते हैं, इसमें कई सारे रेशियोज होते हैं जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियोज हो गया, बुक वैल्यू हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं अगले वाले सेशन में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि अगर मेरे को स्टॉक मार्केट से बड़ा अगर रिटर्न कमाना है, जल्दी अगर मेरे को पैसे कमाने हैं तो मेरे को किस तरीके से यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए। तो अगर आप बेसिक से अगर एडवांस अगर सारी चीज़ों को सीखना चाहते हो किस तरीके से हम एक बेटर रिटर्न स्टॉक मार्केट से बना सकते हैं तो इस सीरीज का पार्ट बनो, काफ़ी अच्छे से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। आई होप आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ये 2 कंपनीज जो है मैंने आप लोगों के सामने एनालिसिस करके बताया है, बाकी आप भी खुद की तरफ से कोई भी जो कंपनी आपके माइंड में आती है उनको एनालिसिस करिएगा स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाके। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क भी दे रहा हूँ कि आप रिलायंस कंपनी का जाके एनालिसिस करिएगा और मेरे को चैट बॉक्स में बताइएगा कि यस रिलायंस कंपनी क्या अभी करंट टाइम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ग्रीन सिग्नल दे रही है हमको या नहीं दे रही है। तो इसका आप जरूर मेरे को कॉमेंट बॉक्स में चेक करने के बाद में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके जो भी विचार है, जो भी आपके सजेशंस है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।